नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है नीति आयोग का। हम ये देखेंगे कि नीति आयोग जो है हमें उसकी क्या जरूरत पड़ी, जबकि पहले से प्लानिंग कमीशन था, अगर वो इतना अच्छा काम कर रहा था तो हमें नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी। हम एक छोटा सा कंपेरिजन भी देख लेंगे कि नीति आयोग ऐसा क्या कर सकता है जो कि प्लानिंग कमीशन मिस कर रहा था, या फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी प्लानिंग कमीशन की। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं नीति आयोग का। और इसके बाद जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है नीति आयोग के अंदर वो है सीईओ की पोस्ट, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जो अमिताभ कांत हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप नीति आयोग के बारे में याद कर सकते हैं, जो नीति आयोग है वो ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वो ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था पहले और ना ही हमने कोई अमेंडमेंट करके उसे ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक कैबिनेट के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके ये बॉडी बनाई गई है नीति आयोग की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बात को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार घुमा घुमा कर पूछा जा चुका है। और जो है उसके उन तीनों के बाद यानी कि सीईओ की जो पोस्ट होती है नीति आयोग के अंदर, उसके नीचे जो आती है हमारी बॉडी, उसका नाम होता है गवर्निंग काउंसिल। जो गवर्निंग काउंसिल की बॉडी होती है इसके अंदर हमारे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये एक होलसम बॉडी बन जाती है जिसमें कि हमारे देश में सारे के सारे स्टेट जो है उनके चीफ मिनिस्टर और सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पहले प्लानिंग कमीशन वाली बॉडी थी वो हमने यूएसएसआर से ली थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हम 5 ईयर्स के प्लान बनाया करते थे और उसमें हम अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते थे। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से वो पीछे उसको छोड़ने की जरूरत थी और हमें कुछ नई बॉडी की जरूरत थी जो कि इनोवेट कर सके, थोड़ी रिसर्च कर सके और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सके सही तरीके से, जो कि प्लानिंग कमीशन नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर क्या क्या खामियां थी उसके ऊपर हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो हमारा नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये केवल थिंक टैंक है, यानी कि ये पैसे सैंक्शन करने का काम किसी को भी नहीं करता। जबकि जो प्लानिंग कमीशन था पहले उनके पास अथॉरिटी थी कि वो जितना बोलते थे, यानी कि गवर्नमेंट को रिकमेंड करते थे, उतनी ही ग्रांट जो थी वो दे दी जाती थी अलग अलग स्टेट्स को। तो इस वजह से क्या होता था, काफ़ी सारे स्टेट्स इस जुगाड़ में लगे रहते थे कि अगर हमको कन्विंस कर लेते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है तो हमें पैसे मिल सकते हैं, तो रादर वो काम करने के अपने स्टेट में वो ज़्यादा मेहनत करते थे कन्विंस करने में, और पैसे मिल जाते थे। उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे नहीं, ये तो देखने की बात थी। जो हमारी प्लानिंग कमीशन की बॉडी थी पहले वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती थी, यानी कि वो लोग एक ऑफिस में बैठ के प्लान बनाते थे और फिर डिसाइड करते थे कि हर स्टेट को क्या 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 करना है, वो वहीं पे बैठ के बता देते थे। लेकिन जो नीति आयोग है ये क्या करता है, ये प्लान बनाता है अपने गाँव के हिसाब से कि गाँव को क्या जरूरत है, या फिर छोटा शहर है, सिटी है, ये अपने प्लान्स बनाते हैं ताकि उन सबको सूट करें। अगर वहाँ को सही तरीके से काम कर जाते हैं तो इन प्लान्स को और बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि पूरे स्टेट में करते हैं या फिर नेशनल लेवल पर करते हैं, या फिर जहाँ पे भी इनको जरूरत लगती है ये वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मतलब ये फॉलो करते हैं बॉटम अप अप्रोच इंस्टीड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच जो फॉलो की जाती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। एक तो गवर्निंग काउंसिल होती है और दूसरी एक बॉडी है नीति आयोग के अंदर, उसका नाम है रीजनल काउंसिल। तो रीजन कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि साउदर्न स्टेट्स हैं उनको हमने एक रीजन में बांट दिया, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका हमने अलग रीजन बना दिया, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनका हमने अलग रीजन बना दिया। तो इस तरीके से हमने पूरे देश को 5 रीजन में डिवाइड किया हुआ है और हमने अलग अलग रीजनल काउंसिल्स बनाई हुई है ताकि हम जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है किसी भी रीजन से रिलेटेड उस पर डायरेक्टली फोकस करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, इंस्टीड कि हम अलग अलग स्टेट्स पे जाएं और सारे स्टेट्स को बोले कि आप ऐसा करिए। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं और इन्हें पता है कि हर रीजन की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ताकि उनको आसानी से हम टैकल कर सकें, इसलिए इन्होंने रीजनल काउंसिल्स बनाई हुई हैं। अभी जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं इनमें उस रीजन के सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और इनको भी चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या तो फिर उनका कोई वो नॉमिनेट कर देते हैं, जिसको अगर मान लीजिए उन्होंने होम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया कि आप देखिए मेरी जगह पे आप बैठ के देखिए कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, तो जिसको वो नॉमिनेट कर देंगे वो रीजनल काउंसिल को हेड करेगा। अब जो सीईओ होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो इनको भी अपॉइंट करता है, इनकी अपॉइंटमेंट भी की जाती है प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा, और इनका एक फिक्स टेन्योर होता है। और इनकी जो रैंक होती है वो क्या होती है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि जो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो सेक्रेटरी बनता है, और जो सेक्रेटरी बनता है वो होता है आईएएस ऑफिसर। तो ये काफ़ी ऊंची पोस्ट होती है और यही पोस्ट दी गई है सीईओ को भी नीति आयोग को, ताकि वो किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी अगर उसे चाहिए या फिर उसे कोई काम करवाना है तो वो आसानी से ऑर्डर्स दे सके। तो उनको एक बड़ी पोस्ट इसीलिए दी गई है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया है तो इंडिया के 2 हेड्स हैं, एक नॉमिनल जो कि है प्रेसिडेंट और दूसरे हैं रियल हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो नॉमिनल हेड है यहाँ नीति आयोग में, और जो सीईओ हैं ये रियल हेड है नीति आयोग का, यानी कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, सीईओ अमिताभ कांत। अब इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं उनको भी अपॉइंट। और ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, या फिर साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई। मतलब जिसकी भी जब भी जरूरत पड़ती है तो ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, जिसकी भी जब भी जरूरत पड़ती है तो उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार में ये मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। अभी जो हमारी नीति आयोग की बॉडी है इसके अंदर 2 हब्स बनाए गए हैं स्पेशली, आप याद कर सकते हैं, एक है टीम इंडिया हब और दूसरी है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो जो टीम इंडिया हब है इनका काम क्या है कि इनका काम है कि ये सामंजस्य बैठा के रखें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ताकि वो आसानी से बात कर सकें, जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकें, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं वो भी टाइम बाउंड मैनर्स में कंप्लीट हो सकें। तो इस वजह से एक इंटरफेस की तरह काम करता है जहाँ पे सारे लोग मिल बांट के फैसला लेते हैं समझ समझ के। तो ये एक टीम इंडिया हब है। दूसरा क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो यहाँ पे क्या है, एक थिंक टैंक, यानी कि यहाँ पे जितनी भी अगर मान लीजिए किसी के ऊपर उनको रिसर्च करनी है नीति आयोग वालों को,
तो वो अपनी जो इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स होंगे, या फिर अगर इंडिया में उनको लग रहा है किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट उन्हें अवेलेबल नहीं है, तो विदेशों से भी लोगों को बुलाते हैं ताकि वो एडवाइस कर सकें नीति आयोग को कि कैसे किस फील्ड पे काम करना है, कैसे किसके लिए प्लान्स बनाने हैं। तो ये नॉलेज और इनोवेशन हब होता है, जहाँ पे नई नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम इसको इंडिया को और बेहतर बना सकते हैं। उसके ऊपर ये लगातार थिंकिंग करते रहते हैं। तो इसमें से इन्होंने एक दूसरा हब बनाया हुआ है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, उनका 5 ईयर्स का फिक्स टर्म होता था। वो प्लान बनाते थे और उनको कोशिश करते थे अचीव करने की विद इन 5 ईयर्स, चाहे वो काम 2 साल का हो या वो 15 साल का काम हो। तो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, उनका टारगेट रहता था कि हमें 5 साल में ही कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। मान लीजिए कोई छोटा काम है, कहीं पर कोई ब्रिज बनाना है या फिर कहीं पर मान लीजिए अंडरपास बनाना है, अभी 1 साल 2 साल 3 साल में बन सकता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, 5 साल का उनको पता है कि उनको 5 साल में ही रिपोर्ट देनी है, तो वो 5 साल पूरे लेंगे। अब अगर कोई बड़ा काम है, जैसे कि मान लीजिए गंगा सफाई करनी है हमें, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसमें हमें टाइम लगेगा, या फिर हमें इंडिया को डेवलप करना है, तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो ऐसा उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था, उनका फिक्स था कि हमें हर काम जो है वो 5 साल के अंदर ही करना है। तो इस वजह से जो प्लानिंग कमीशन था वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। और अगर हमारे देश को तेज़ी से ग्रो करना है, तो हमें ये ऐसे छोटे छोटे जो रुकावटें हैं इनको हटाना पड़ेगा और इनको रिप्लेस करना पड़ेगा बेटर ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि हमारा जो देश है वो और तेज़ी से तरक्की कर सके। तो इसमें से हमने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और यहाँ पे लेके आए हम नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है, इनकी 3 अलग अलग टाइमलाइंस होती हैं। 3 साल में जो ये प्लान बनाते हैं उसको कहते हैं एक्शन एजेंडा, यानी कि अगर कोई काम जो है इनको बहुत जल्दी करना है, यानी कि जो इनको पता है कि हमें 3 साल में ही कंप्लीट करके खत्म करना है, उसे कहते हैं एक्शन एजेंडा। जो काम में इनको लगता है कि 7 साल लगेंगे उसको ये बोलते हैं मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। और 15 ईयर के इनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, यानी कि विजन डॉक्यूमेंट, जैसे गंगा सफाई करनी है, या फिर हमें मेट्रो जो है वो पूरे देश तक पहुंचानी है, या फिर मान लीजिए कि हमें इंडिया की जो ग्रीनरी है वो हम बढ़ा करके 33% करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये किसमें इंक्लूड होंगी, विजन डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया में बांट लिया है अपने कामों को, तो यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के, इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अब ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग काम करता है। तो जैसे कि आपको मैंने भी पहले बताया था कि अभी हमने गवर्निंग काउंसिल की बॉडी बनाते हैं, उसमें सारे स्टेट्स होते हैं, जितने भी कंट्री के और यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से हम रीजनल काउंसिल बनाते हैं, हर रीजन का अलग अलग। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है उसको और बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो जैसा हम कहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो 30 साल से लेकर के 60 साल की जो एज ग्रुप वाली है वो बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा है। तो इसे जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, इसका हम कैसे सबसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगातार रिसर्च करते रहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और दूसरी फार्मा इंडस्ट्री है, अब दोनों को सेम चीज़ की ज़रूरत है, तो दोनों में प्रॉब्लम्स हो गई, दोनों को लगता है कि सेम चीज़ें हमें चाहिए और उनको पहले मिल रही दूसरे को नहीं मिले, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको भी सॉर्ट आउट करने में ये हेल्प करता है नीति आयोग। और इंटर डिपार्टमेंट प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए रोड परिवहन मंत्री जो उनको बोल रहे हैं कि हमें इतना बजट चाहिए, और दूसरे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बोल रही है कि भाई हम तो इतने पैसे तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि हमें दूसरे मंत्रालय को भी और पैसे देने हैं। तो ये जो इंटर डिपार्टमेंट कोई इश्यूज हो जाते हैं, इनको भी सॉल्व करने में नीति आयोग हेल्प करता है। और इनका एक और मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जीन एडिटिंग है, या फिर 5G है, तो ये सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं इनके ऊपर भी रिसर्च करते रहते हैं कि हम इनको और कैसे और बेहतर बना सकते हैं। और उससे हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान देते रहते हैं कि अगर मान लीजिए 5G आएगा तो कल को अगर कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चाइना से या फिर दूसरे देश से लोग बुलाने पड़ रहे हैं जो कि उसको सही कर सकते हैं। हमें इंडिया की जो हमारी हमने कहा ना डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, हमें उसको इस हिसाब से ट्रेन करना है कि अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, बड़ी भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको इंडिया में ही हमारे पास ऐसा टैलेंट पूल होना चाहिए जिसको सॉल्व कर पाएँ, ताकि हमारे जो पैसे हैं वो देश के बाहर ना जाएँ और हम इंडिया वालों को ही और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी प्रोवाइड होगा उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के। तो ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमें क्या नीड आ गई ऐसी नीति आयोग की, क्योंकि पिछले 65 साल से तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था प्लानिंग कमीशन, तब तो हमने कभी भी नहीं हटाया। अब अचानक से हमें रिडेंडेंट लगने लगा ये ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें नए नीति आयोग को बनाने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसी क्या है, तो ये आपके लिए मैंने 3 पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं, ताकि आप इनको अच्छे से समझिए और अपने एग्जाम में आप लिख के आइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहला क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने वो प्लानिंग कमीशन जो था वो हमने यूएसएसआर से लिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे हमारे देश के जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सबके सर पे सोशलिज्म जो है वो एकदम उसका भूत चढ़ा हुआ था। उनको लगता था कि सोशलिज्म ही सबसे बेस्ट है, तो इसलिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी सोशलिज्म में वहाँ से हमने ली और उनको अपने देश में इंप्लीमेंट या कॉपी करके हमने सोचा कि ये बहुत बढ़िया काम करेगा। उन्होंने काम भी किया, लेकिन तब जब हमारा जो देश था वो उतनी तेज ग्रो नहीं कर पा रहा था। तब जब हमारे देश की ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी, कब से, मेनली तब से 1991 के बाद से, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए मनमोहन सिंह जी। उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई और हमें प्लानिंग कमीशन की जगह पे एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत लगने लगी जो कि हमारी स्पीड के हिसाब से काम कर सके, उसी अपने पुराने ढर्रे पे, ऐसा नहीं कि हर काम 5 साल में करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें एक नए ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ गई। दूसरा पॉइंट यही है कि जो हमारा नीति आयोग है वो सारे स्टेट्स को साथ में लेकर के चलता है, जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था, उसके अंदर कोई भी स्टेट जो था वो उसका मेंबर नहीं था, ना ही उनको वो कोई एडवाइस दे सकते थे स्टेट वाले। यहाँ पे जो हमारा नीति आयोग है ये क्या करता है, ये सारे जो स्टेट्स हैं उनको लेकर के और जो हमारे सारे रीजन हैं उनको साथ में लेकर के ये काम करता है और ये देखता है कि क्या किसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उनको इलाज बताता है। ये नहीं कि किसी को डेंगू है, किसी को कोविड हुआ है तो सबको एक ही इलाज देने लगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे देश का जिस हिसाब से ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से हमें सबकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी और सबको अलग अलग इलाज बताना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से काम करेगा। और ये तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा नीति आयोग था वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे काम करता था।
ये क्या कहता था कि जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई एक प्लान बनाया कि जी अब चलिए हमें 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूँ अगर हमें देना है तो हम सारे देश को एक साथ ही हमने निकाल दिया कि हाँ जी हम इतने कुंटल गेहूँ हर स्टेट को देंगे, जो कि सही नहीं है। आपको हर स्टेट की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि जो हमारा यूपी है उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, केरला है तो उनको हो सकता है कि चावल और गेहूँ की उतनी जरूरत ना हो जितनी यूपी को है, या बिहार को है, या एमपी को है, या फिर जो और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं भी उनको है, कंपेयर टू सदर्न स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, वो अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं कंपेयर टू यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश में। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए प्लान बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने एक प्लान बनाया और सबसे बोला कि फॉलो करो। इससे क्या होगा, हमारे देश की जो स्पीड है ग्रो करने की वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।